हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुधर फार्मा। जैसा कि हम पिछले 3 लेक्चर में यूनिट 2 को यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, मैनिटॉल तक। ठीक है ना, मतलब सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट मैंने थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमारा 4th लेक्चर है। तो इसमें हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ये इतना हम आज कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारी यूनिट भी एंड हो जाएगी। 4 लेक्चर में मैंने यूनिट बेसिकली ख़त्म कर दी है। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है ना, वहाँ से आप देख जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जिसकी मेडिसिन केमिस्ट्री, इसका कोड है BP402T मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट है। इसमें हमारी कुछ स्पेसिफिक ड्रग फिर से मैं बता देता हूँ। एक बार कल भी बताया था मैंने, कल वाले 3rd लेक्चर में ही बताया था। अब लेक्चर 4th है तो इसमें बता रहा हूँ कि कुछ की सिंथेसिस पढ़नी होती है जो कि हमारी सुपर स्क्रिप्टिव ड्रग होती हैं, मतलब कि जिसके ऊपर इस टाइप का स्टार है, स्टैक कुछ ऐसा बना होता है, उसका ही तो हमें बेसिकली SAR इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी है जिसमें भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर इसमें SAR दे रखा है, सार ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का सार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर जो चीज गिवन है, क्योंकि AKTU बी फार्मा एग्जाम में वही चीज पूछी जाती है जो चीज आपके सिलेबस में गिवन होती है। तो मैं अपनी PDF पर चलता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यू कैन सी मैं PDF पर आ चुका हूँ। एंड देखिए, ऐसा हमारी स्टार्ट है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, फिर से एड्रेनर्जिक ब्लॉकर PP402T जिसका कोड है, एंड स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। ठीक है ना, अब इसमें आपको पता है कि दो ही तरह के एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं। पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, कि दिस ड्रग एंटागोनाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस बाय द ड्रग एक्टिंग अल्फा रिसेप्टर। मतलब कि ये है, ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होते हैं वो एंटागोनाइज होते हैं। एंटागोनाइज क्या होता है? एंटागोनिज्म बेसिकली होता ये है कि सेल के कुछ रिसेप्टर से जुड़कर, एंटागोनिस्ट सेल के कुछ रिसेप्टर से जुड़कर उसकी एक्टिविटी को या तो डिक्रीज कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ड्रग बाइंड रिसेप्टर टू सेल डिक्रीज एक्टिविटी, बेसिकली इनहिबिट द एक्टिविटी। ठीक है ना, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में इनहिबिट द एक्शन, वही वाली बात है जहां पर भी ब्लॉकर, ब्लॉकर का मतलब इनहिबिट होता है ऑफ द कैटाकोलामीन्स एट द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी मेन हेडिंग पर, अल्फा, क्योंकि हमें पढ़ना है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, तो अब हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स पढ़ना। ठीक है ना, जो कि बेसिकली हमारे सिलेबस में गिवन है। अल्फा और बीटा में दोनों पढ़ना है। अल्फा का हमें सार नहीं पढ़ना है, सार नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा के हमें ड्रग्स ही देखने हैं। दीज ड्रग्स आर यूजुअली हैव वैसोडाइलेटर। देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट है वैसोडाइलेटर, यहाँ पर ही आपको समझा दिया गया है कि कहाँ में यूज होता है। ये यूज होता है हमारा वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का क्या मतलब कहता है? वेसिकल्स का डायलेट होना, मतलब कि वेसिकल्स, ये आपकी वेसिकल है, ये डायलेट हो गई, ये डायलेट होना, वेसिकल्स का डायलेट होना इज कॉल्ड वैसोडाइलेटर। इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, कहां पर इफेक्ट होता है? ब्लड वेसल। मैंने आपको बता ही दिया, वैसो मतलब वेसल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स। दे रिड्यूस द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये रिड्यूस करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल्स की को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, उसको कम करता है। एंड इंक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन। अब आप सोचोगे कि व्हाट इज टिश्यू परफ्यूजन। देखो मैं हर एक चीज लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। डिलीवर ब्लड टू बॉडी टिश्यू, जो हमारा ब्लड होता है ना, वो बॉडी टिश्यू में जो डिलीवर होता है उसको ही बेसिकली परफ्यूजन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है ना, तो अब इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। बेसिकली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया जाता है, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव एंड इर्गोट एल्कोलॉइड्स। ठीक है ना, अब जो हमारा नॉन सेलेक्टिव होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि सेलेक्टिव होते क्या है। देखो सेलेक्टिव ड्रग वो होती हैं जो जाकर डायरेक्टली उस पर काम करेंगी। ठीक है, उस एंटागोनिस्ट पर काम करेंगी। नॉन सेलेक्टिव वो होती हैं जो इनडायरेक्टली जाकर उस पर काम करेंगी। इर्गोट एल्कोलॉइड में मतलब होता है कि ये एल्कोलॉइड्स होते हैं। एल्कोलॉइड्स जो होते हैं बेसिकली एक कैटेगरी होती है ड्रग्स की। ठीक है ना, तो नॉन सेलेक्टिव में हमारी टोलाजोलिन आती है। ठीक है ना, फेनिटोअमीन आती है, सॉरी एक वर्ड मुझसे छूट गया, और फिनॉक्सीबेंजामीन आती है। ठीक है ना, अल्फा सेलेक्टिव में पैराजोसिन आती है, इर्गोट एलागोट में डिहाइड्रो इर्गोट अमीन आता है, मिथाइल सर्गिट आता है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों के सातों ड्रग आपके सिलेबस में गिवन है, वही वाले मैंने रखे हैं। इसमें एक और ड्रग की कैटेगरी थी जहां से मैंने नोट्स बनाए थे बुक में से, बेसिकली अल्फा 2 मैंने वो नहीं रखी क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने इसीलिए ये नहीं रखा। एंड एक बार मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है ना,
ये देख सकते हो आप, यूज कर सकते हो। और ये देखिए, ये जो है एक तो आपका टोलजोलिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब टोलाजोलिन जो है, क्योंकि उसके ऊपर स्टार है, मैंने बोला था ना, जिसके भी स्टार होगा उसकी सिंथेसिस भी आपको पढ़नी ही है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन भी यही आएगा। पूछेंगे अल्फा एडेनोजेनिक ब्लॉकर का काम बताइए, टोलाजोलिन की सिंथेसिस बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बेसिकली। 7 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद बीटा ब्लॉकर का सार भी पूछ लेंगे। तो टोलाजोलिन में सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भैया स्ट्रक्चर होता है टोलाजोलिन का। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, कब बनाया है, मैंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। तो बेसिकली आपको भी क्या करना है, आपको भी प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस स्ट्रक्चर की जरूर, जिनके ऊपर स्टार है भाई, वो स्ट्रक्चर की आपको याद होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आप अदर याद करो कोई ड्रग्स पर, लेकिन जिनके ऊपर स्टार है यार, वो ड्रग्स की सिंथेसिस और यहाँ तक कि आपको स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर है, उसके बाद सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस में क्या बोलता है, देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजिल साइनाइड एंड 1 मोल ऑफ इथाइलिन डाइअमीन एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब कि बेंजिल साइनाइड का 1 मोल लेना पड़ेगा आपको, इथाइलिन डाइअमीन का 1 मोल लेना पड़ेगा, एंड देन प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में लेना पड़ेगा आपको, कार्बन डाइसल्फेट, क्योंकि यहाँ पर दे देखो CS2, ठीक है ना। एंड देन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा टोलजीन। बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत कुछ है नहीं। बेंजिल साइनाइड आपको पता है, बेंजीन इनको सीधा सीधा साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया, इथाइलिन डाइअमीन मतलब कि इथाइलिन से 2 अमीन ग्रुप जोड़ दिए। बहुत ईजी है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, समझाने वाला भी कुछ नहीं है। यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा एंड देन आपका फर्दर प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है टोलाजोलिन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाते हैं। एमओए समझ लेते हैं। इसका एमओए क्या बोलता है, एमओए बोलता है इट इज द कम्पिटेटिव इनहिबिटर द अल्फा रिसेप्टर। कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हैं 2, अब एक तरफ यहां पर आकर ये रिसेप्टर जुड़ गया, ये एंजाइम है, ये रिसेप्टर है, यहां पर ये आकर फिट हो गया, फिट वाले को बोलते हैं कॉम्पिटेटिव। और जो जहां पर ये थोड़ा आड़ा हो गया, यहाँ पर ये अनफिट है, मतलब फिट नहीं हो पा रहा, इसको बोलते हैं नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर। बेसिकली फर्क इतना ही होता है कॉम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव में। इट बाइंड द रिवर्सिबल विद अल्फा रिसेप्टर, ये रिवर्सिबल रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है ना। एंड ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ अल्फा रिसेप्टर, और अल्फा रिसेप्टर के ब्लॉक को करता है, ठीक है ना। ये तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे। तो उसके बाद मेरे जो इंपॉर्टेंट जो मेरी चीज है वो है प्रॉपर्टी। मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि यार इससे ना टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। प्रॉपर्टी में होता कुछ नहीं है, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। हर किसी की प्रॉपर्टी में डाल सकते हो आप। इससे क्या होगा, एक तो आपकी हेडिंग बढ़ जाएगी, ऊपर से एक टीचर के ऊपर एक गुड इंप्रेशन, एक सॉफ्ट कॉर्नर पहुंच जाएगा उसके दिल में कि हाँ बच्चे को कुछ अच्छा आता है। कहीं से कॉपी पेस्ट ये नहीं है कि कहीं का भी जो भी मन में आया वहां से उठा ली PDF और वहां से पढ़ के वहां पर उगल आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन मैं खुद बनाता हूँ बुक से, बुक प्रेफर करके। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरी PDF में आपको प्रॉपर्टी जरूर मिलेंगी जहां पर भी ड्रग होगी, क्योंकि बिकॉज आपको ड्रग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टोलाजोलिन कोई ड्रग लेता है, अगर आपको कोई टोलाजोलिन API फॉर्म में दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। एक व्हाइट पाउडर होगा, ये फ्रीली सॉल्युबल होगा वाटर में। अगर आप उसको पानी में घोलोगे तो वो घुल जाएगा। बेसिकली ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी लिखना बहुत, मैं ये नहीं बोलता आप लिखो मत लिखो, वो आपकी मर्जी है, बट इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आपको पता है कि इट इज रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है ना। इट इज मेनली यूज द वैसोडाइलेटर, ऊपर ही देखा है हमने, वैसोडाइलेटर में यूज होता है। एंड विद द डायरेक्ट एक्शन, इसका डायरेक्ट एक्शन शो होता है वहां पर। इट इज यूज द एंटागोनाइज ओवरडोज ऑफ क्लोडिन, ठीक है ना। क्लोनिडिन, सिमेटिडिन, रेंटिडिन, ये आप आगे जाके क्लास फर्दर पढ़ोगे, ये सब एंटी हिस्टामिनिक में आएंगी, ठीक है ना। ये वाले ड्रग है, इसको अभी फिलहाल आप याद रखो। इसके बाद जो है फिनॉक्सीबेंजामाइन का स्ट्रक्चर ये है भाई, स्ट्रक्चर देख लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्ट्रक्चर इनके याद ही करो, क्योंकि बिकॉज देखो करना आपको सब कुछ है, प्रैक्टिस सबको करके ही जानी है, बट लेकिन इनके आने के चांसेस कम है। आने के चांसेस उनके ज्यादा हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर एंड अल्फा 2, ये सब है, मतलब वही है कि ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर को। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन अल्कोहल वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। यूजेस क्या है, इट इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कोज फिनोक्रोमोसाइटोमा। फिनोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ये एक रेयर ट्यूमर होता है, रेयर टाइप का ट्यूमर होता है। रेयर टाइप का ट्यूमर किस जगह होता है, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। तो आप इसके देखो जितने भी आप अल्फा ब्लॉकर के यूजेस पढ़ोगे ना, कोई से भी यूजेस किसी भी ड्रग में आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसके स्पेसिफिक यूजेस हैं, जैसे मान लो ये वाली है फिनाइल बेंजामाइन के जो यूजेस हैं वो आप टोलाजोलिन में नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हो। अदर वो भी ऊपर जो ड्रग आएंगी उनके भी लिख सकते हो। इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस है कि आप कोई से भी लिख सकते हो। इट इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ रेनाउट सिंड्रोम। रेनाउट सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली आपका हाथ है,
आप इसको देख सकते हैं, ये आपका हाथ है, हाथ के ऊपर वाली उंगलियां वाइट वाइट हो जाती हैं, जैसे आपने देखता होगा किसी किसी की उंगलियां यहाँ पर वाइट वाइट हो जाती हैं, ठीक है ना, ये हैंड की। अब नीचे का हाथ आपका पिंक रहता है, बेसिकली इसको ही रेनॉल्ड सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। और आपका पिंटो पेंटोलामीन, ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर ये है। देखो यार, ड्रग्स के नाम भी ऐसे हैं बिल्कुल खतरनाक वाले, तो स्ट्रक्चर तो तुम क्या याद कर पाओगे, पर मेरा काम है आपको 100% प्रोवाइड करना, ताकि आप ये भी ना बोल सको कि जो आपने बताया था वो आया नहीं, मतलब जो हमारा क्वेश्चन आया वो इसमें नहीं आता है, नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि हमने पेपर दिया, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं रैंडमली आपसे कुछ पूछा जाएगा, बट फिर भी समय का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर है, अब मुझे पता है कि ऐसा तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के 5 यूनिट में 500 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 500 स्ट्रक्चर थोड़ी ना याद करोगे यार, फिर भी मेन मेन करोगे, बट फिर भी मेरा काम है जस्ट स्टिल कि आपको प्रोवाइड करना सब कुछ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, ब्लॉक अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर। पिछले 3-4 ड्रग में एक ही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, अल्फा 1 और अल्फा 2 को ब्लॉक कर रहा है। अब बताओ यार, मुझे याद हो गया, आपको क्यों याद नहीं होगा? बार बार आप वीडियो देखो और पढ़ो, है ना। एड इट्स द कम्पिटेटिव, ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक कम्पिटेटिव इनहिबिटर ही चल रहा है, तो ये भी कॉम्पिटेटिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, हर एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर तो है ही, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है ना, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर है। यूजेस क्या है? इट इज यूज द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, आपको पता है कि इसका यूज ही हाइपरटेंशन होता है, कंडीशन इन पेशेंट के अंदर। इट इज ऑल्सो यूज द वाइसोडाइलेटरी, वाइसोडाइलेटरी आपने ऊपर भी पढ़ा है अभी। प्राजोसिन, प्राजोसिन की स्ट्रक्चर है ये, प्राजोसिन की स्ट्रक्चर इतनी बड़ी है, प्राजोसिन की स्ट्रक्चर याद नहीं होने वाली। प्रॉपर्टी इसकी, इट इज द वाइट और ऑलमोस्ट वाइट। तो बीटा ब्लॉकर आर कॉम्पिटेटिवली, जो हमारे बीटा ब्लॉकर हैं, सॉरी एक सेकेंड बस पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। बीटा ब्लॉकर आर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कोटाकोलामीन्स बीटा रिसेप्टर साइट क्लासिफाइड। देखो भाई, बीटा रिसेप्टर 3 भागों में फर्दर क्लासिफाइड है, बीटा 1 बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव। बीटा 1 वही जो जाकर सीधा बीटा 1 से न्यूरोट्रांसमीटर से अटैच होगा, बीटा 2 से जाकर, नॉन सेलेक्टिव का मतलब दोनों से होगा, बीटा 1 से भी हो सकता है, बीटा 2 से हो सकता है, इसका कोई ठिकाना है नहीं, इसीलिए इसको नॉन सेलेक्टिव बोला गया है, ठीक है ना। अब बीटा बीटा ब्लॉकर आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब भैया ये चीजें याद रखने वाली हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो यूज होते हैं हाइपरटेंशन में, इस्चीमिया हार्ट डिसीज में, ठीक है ना। इस्चेमिक हार्ट डिसीज वो होती हैं जो भी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। B1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन हार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा 1 ब्लॉकर मेनली इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, वही ऊपर वाली बात आ गई, ठीक है ना। बीटा 2 रिसेप्टर, अब यहाँ पर जो बात आ गई है वो आ गई है भाई, देखो बीटा 2 रिसेप्टर की, बीटा 2 जो है, बीटा 2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन लंग्स, भैया ये याद रखना है, बीटा 2 रिसेप्टर आपके लंग्स एंड ब्रोंकियल मसल, ब्रोंकियल मसल आपकी लंग्स वाली मसल, उनमें प्रेजेंट होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल, ये सारा देखो, बीटा 1 जो रिलेटेड है वो हार्ट से रिलेटेड है, बीटा 2 जो रिलेटेड है वो लंग्स से रिलेटेड है। बेसिकली याद ये रखना है, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर देखो, बीटा 1 और बीटा 2, बीटा 1 रिलेटेड है हार्ट से, बीटा 2 रिलेटेड है लंग्स से, बस इतना याद रख लिया ना, लाइफ तुम्हारी झिंगा लाला हो जाएगी, उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी भी। अब बीटा ब्लॉकर आर द ऑल्सो यूज इन मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल, मतलब कि जो लतें लग जाती हैं ना, जो छोड़ी नहीं जाती, उसमें भी हेल्प करता है। एंजाइटी एंड सम एक्सटेंड हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर आर ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ओक्यूलर हाइपरटेंशन एंड ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होता है मोतियाबिंद, आंखों में होता है ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं। ओक्यूलर, ओक्यूलर का मतलब ही ऑप्थेल्मिक है, ऑप्थेल्मिक का मतलब ही सीधा सीधा नेत्र से है, नेत्र मतलब आइस से है, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ भाई, शुद्ध हिंदी में, ठीक है ना। ऑक्यूलर का मतलब ही आंख से है, जहां पर भी ऑक्यूलर वर्ड दिख जाए समझ लेना आंख की बातें होने वाली हैं, या फिर ऑक्यूलर ड्रग दिख जाए तो आंख की दवाइयों की बात हो रही है। सार ऑफ बीटा ब्लॉकर, भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये है, क्योंकि आपकी गिवन है आपके सिलेबस में, बी फार्मेसी के सिलेबस में सार ऑफ बीटा ब्लॉकर गिवन है, और इसका थोड़ा सा सार ना टिपिकल सा भी है, मतलब इतना सिंपल नहीं है जैसा आप हर बार देखते हो, क्योंकि इसका सार 2 भागों में बेसिकली डिवाइड है। 2 कौन से भागों में डिवाइड है? देखो, बीटा ब्लॉकर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इन 2 क्लासेस, एक तो एराइल इथानॉल अमीन में क्लासिफाइड है, एक अराइल ऑक्सीप्रोपेनॉल अमीन में ड्राइव है। अब देखो, सार ऑफ इराइल इथेनॉल अमीन की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा फर्स्ट यही है। बेसिक ड्रग कैटेगरीज आइसोप्रोटिनॉल, आइसोप्रोटिनॉल इसका पेरेंट कंपाउंड है। अब इसमें हमें क्या देखना है, बेसिकली देखो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सार आता ही आता है, बीटा ब्लॉकर का सार पूछा पूछा जाता है, 7 नंबर में धरा क्वेश्चन है, ये धरा मिलेगा आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में।
वेरियस मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोटेनॉल एज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर ये देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनका रिप्लेसमेंट कर देंगे तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय क्लोरीन। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डाई क्लोरो आइसोप्रोटेनॉल, ठीक है ना, विच इज फर्स्ट यूजफुल। ये इसका फर्स्ट यूजफुल है बीटा ब्लॉकर के लिए। ये आपने चेंज कर दिया ना, क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली आपका डाई क्लोरो आइसोप्रोटिनॉल, ठीक है, ये बन गया, ये वाला बन गया जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये कंपाउंड बन गया। कैसे बन गया, ये आपको कैसे पता चला, ये आपको सार से ही तो पता चला जब आपने इसकी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी में कुछ कुछ हस्तक्षेप करा, मतलब कि कुछ सब्स्टिट्यूट करा, कुछ प्रतिस्थापन करा। जैसे प्रतिस्थापन आपने क्या करा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह Cl ग्रुप लगाया, क्लोरीन ग्रुप लगाया, तभी तो पता चला। अब आते हैं सार ऑफ एराइल ऑक्सी प्रोपेनोल अमीन पर। प्रोपेनोल इज विच इज द पोटेंट बीटा एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पर आ गया प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। प्रोपेनॉल आपको पता है एक अच्छी ड्रग है, आपको पढ़ना ही है क्योंकि बीटा 2 की ड्रग है ना। प्रोपेनॉल में क्या करा, वेरियस मॉडिफिकेशन, तब फिर भी हम इसमें वेरियस मॉडिफिकेशन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, नेफ्थलीन रिंग, नेफ्थलीन, ये जो 2 रिंग है ना, इसको नेफ्थलीन रिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जहां पर भी 2 बेंजीन दिख जाए समझ लो नेफ्थोल रिंग है। नेफ्थलीन रिंग रिप्लेस एराइल रिंग, नेफ्थलीन रिंग को रिप्लेस करेंगे एराइल रिंग से और डिफरेंट टाइप ऑफ फिनाइल एथर रिंग, मतलब कि इसको ही डिफरेंट टाइप के फिनाइल एथर रिंग से मॉडिफाइड कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे, ठीक है ना, तो बन जाएगा हमारा ऑक्सीप्रेनोल। और अगर हम इसमें इंडोल रिंग को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा पिनाडोलनोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में यही कॉमन है कि अगर आप तुम नेफ्थाइल रिंग को, ये वाली जो है, ये वाली जो है ना, ये इसकी जगह तुम चेंज करते हो, अगर तुम फिनाइल ईथर रिंग जोड़ते हो तो ऑक्सीप्रेनोल बन जाएगा, अगर तुम इंडोल रिंग जोड़ देते हो तो फिर तुम्हारा पिंडोलॉल बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों के स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। देखो अब ये कितना इंपॉर्टेंट, कितनी मजेदार बात है। देखो यहाँ पर तुमने ये ईथर ग्रुप जोड़ दिया तो ऑक्सीप्रेनोल बन गया, यहाँ पर तुमने ये इंडोल ग्रुप जोड़ दिया तो पिंडोलॉल बन गया, ठीक है ना। तो बेसिकली सार में होता ही है कि क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, इज कॉल्ड सार, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं, इफ ए सिंगल बेंजीन रिंग प्रोवाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी टू अमीनो ग्रुप, मोस्ट फेवर्ड एग्जांपल एटिनोल। मतलब कि ये कहना क्या चाह रहा है, एक सिंगल बेंजीन रिंग को अगर तुमने न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर प्रोवाइड कर दी बाय द अमीनो ग्रुप, और एक अमीनो ग्रुप प्रोवाइड कर दिया तो वो मोस्ट फेवर्ड में आ जाएगा और एक कंपाउंड बना लेगा एटिनोल। यहाँ पर आपने सिंगल बेंजीन रिंग ली, यहाँ पर आपने अमीन ग्रुप जोड़ दिया, ऊपर वाला ऐसे ही रहने चाहिए, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, याद रखने की जरूरत है। तो ये बन गया एटिनोल। एटिनोल कैसे बनेगा, नेफ्थलीन रिंग को हटाकर एक बेंजीन रिंग के ऊपर आपको नीचे अमीनो ग्रुप प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी सब इंपॉर्टेंट ड्रग किसकी, बीटा बीटा एंटागोनिस्ट की, ठीक है ना। प्रोपेनोल है, प्रोपेनोल भैया याद कर लेना, इंपॉर्टेंट ड्रग है, तभी बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर उनकी जरूर याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट ड्रग है। प्रोपेनोल आता है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज ए नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर। सीधी सी बात है, जब ये बीटा एडरेनर्जिक में है तो बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर तो शो करेगा ही। इट हैज सम मेम्ब्रेन स्टेबल प्रॉपर्टीज, भैया इसके अंदर ना, इस ड्रग के अंदर, प्रोपेनोल के अंदर ना कुछ मेम्ब्रेन को स्टेबल करने वाली प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, डिक्रीज रेनिन रिलीज, जो आपका रेनिन होता है, रेनिन आपका क्या होता है, रेनिन एक हार्मोन होता है, उसको डिक्रीज करता है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, आपके कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करता है, बेसिकली कम करता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टल एंड पाउडर सोल्यूबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज तो आप हेडिंग गिरो मत गिरो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सिंथेसिस देख लेते हैं, सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी ड्रग की, जो भी आप ड्रग पढ़ रहे हो बेसिकली वो ड्रग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो प्रोपेनोल इज द प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग अल्फा नेफ्थोल एंड इपोक्लोहाइड्रिन इज प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कहने का मतलब ये है प्रोपेनोल इज प्रिपेयर्ड, प्रोपेनोल को प्रिपेयर किया जाता है एक ट्रीटिंग अल्फा नेफ्थोल के साथ ट्रीट करके विद, उसके साथ एक और कंपाउंड लिया जाता है एपिक्लोरोहाइड्रिन। एपिक्लोरोहाइड्रिन क्या करता है बेसिकली, वो बेस के साथ आगे जाकर रिएक्ट करता है एंड देन एक इंटरमीडिएट बनाता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा है ना, ये इंटरमीडिएट ही है, ठीक है ना, इसका कुछ नाम नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, इसको इंटरमीडिएट ही बोलते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं फ्रॉम ट्रीट आइसो आइसोप्रोपाइल अमीन। अब देखो भाई, अब बात ये है, यहाँ पर अल्फा नेफ्थोल है, यहाँ पर एपिक्लोरोहाइड्रिन है, एल, ये दोनों तो आपको याद रखनी है कि इन दोनों की प्रेजेंस में हमें बेस लेना है, उसकी प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा,
ठीक है ना। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये याद नहीं रहेगा, तो आप याद रखो आइसोप्रोपाइल अमीन, यहाँ पर लिख दो आइसोप्रोपाइल अमीन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को आइसोप्रोपाइल अमीन याद नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिख दो। अब चॉइस आपकी है, मैं इसीलिए आपको सिंथेसिस कोई भी देख लेना, कोई भी सिंथेसिस कोई हैंड रिटन में नहीं देता, बट मैं फिर भी आपको सिंथेसिस हैंड रिटन में भी देता हूँ और आपको स्ट्रक्चरली शो भी करता हूँ। क्यों? क्यों हो सकता है यार किसी बच्चे को ना याद रहे, आइसोप्रोपाइल अमीन का फॉर्मूला भूल जाए, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आप कम से कम शुद्ध इंग्लिश में ही लिखी आओ आइसोप्रोपाइल अमीन, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देन प्रोपेनॉल बन जाएगा। उसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बीटा ब्लॉकर हार्ट पर ही जाकर काम करता है। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया, ठीक है। सम अदर ड्रग, अब इसके कुछ अदर ड्रग हैं। एटेनोल आप पीछे भी देख चुके हो, एटेनोल का स्ट्रक्चर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इसका एमओए है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एटेनोल इज बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, एक्टिव मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी वही है जो सेम अभी पीछे पढ़ चुके हो। इट इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन, चेस्ट में जो पेन होता है उसको इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है ये, ठीक है ना। पिटाक्सोलोल की स्ट्रक्चर ये है, याद करने की कतई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना, मेरा काम है फिर से आपको मैं बता रहा हूँ प्रोवाइड करना सब कुछ। और मीटाप्रोपोनोल की ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो आपका मेन है ना आएगा जो, देखो यार मैं आपको तो मैं एक बात बता देता हूँ, आएगा जो वो आपका प्रोपेनोनोल की सिंथेसिस आएगी या प्रोपेनोनोल आएगा। उसके अलावा ये कोई ड्रग आपसे पूछी नहीं जाएगी स्पेसिफिकली कि एटेनोनोल की स्ट्रक्चर दो, या फिर ये सब काम जब पूछे जाते हैं जब टीचर की बुद्धि फिर जाती है। और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि टीचर की बुद्धि फिर जाए, वो आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि बच्चे सब कुछ तो याद नहीं करके आएंगे, ठीक है ना, बहुत आराम से पास हो जाओगे। और एक बात ध्यान रखना, बीटा 2 का सार आता ही आता है, पता नहीं कुछ लोगों ने क्या सार दे रखा है, बट लेकिन जो मैंने आपको ये सार बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच।